हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे कैश बुक। आज के लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है जिसे आपको कैश बुक में पोस्ट करना है। मतलब कि कैश और बैंक दोनों की ही ट्रांजैक्शंस आपको पोस्ट करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश इन हैंड ₹14,800, बैंक ओवरड्राफ्ट ₹32,700। यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं कैश और बैंक का। तो कैश इन हैंड है 14,800, ओपनिंग बैलेंस है जिसे आप लिखोगे डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड पर। ओपनिंग बैलेंस है इसलिए हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कैश के कॉलम में लिखोगे 14,800 रुपए। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है आपने बैंक में बैलेंस ना होते हुए भी बैंक से पैसा ज्यादा निकाला हुआ है। ये एक तरह से लोन है जिसे आपको पे करना है। क्रेडिट साइड पर शो करोगे आप, पर्टिकुलर्स में लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि ये भी बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस है बैंक का। तो बैंक के कॉलम में लिखोगे 32,700 रुपए। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स रिसीव्ड चेक एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे 4,950। अब आपने कुछ सामान बेचा है और उसका चेक मिला है जिसे आपने सेम डे ही बैंक में जमा भी कर दिया है 4,950 रुपए का। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 4,950 टू सेल्स अकाउंट 4,950 रुपए। यहाँ पर बैंक आपका डेबिट हो रहा है इसलिए आप डेबिट साइड पर लिखोगे, और जो अकाउंट आपका इसके साथ क्रेडिट हो रहा है उसे आप लिखोगे पर्टिकुलर्स में मतलब कि टू सेल्स अकाउंट लिखोगे। और बैंक में पैसा जमा हुआ है इसलिए बैंक के कॉलम में लिखोगे 4,950 रुपए। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू नवीन ऑन क्रेडिट ₹10,000। अब आपने कुछ सामान बेचा है नवीन को उधार पर 10,000 रुपए का, मतलब इसकी पेमेंट नहीं मिली आपको, पैसा हमारे पास अभी नहीं आया है। एंट्री हो जाएगी नवीन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपए। यहाँ पर इस एंट्री में आपका बैंक या कैश कहीं पर भी डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा है, इसलिए हम एंट्री को नहीं करेंगे अपनी कैश बुक में। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम नवीन अ चेक फॉर ₹9,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब आपको नवीन से चेक मिल गया है 9,500 रुपए का, उसके अकाउंट को सेटल करने में, मतलब उसने अपने सारे बैलेंस को क्लियर करने के लिए जो 10,000 का हमने सामान बेचा था उसके अगेंस्ट हमें ये 9,500 रुपए का चेक मिला है। तो देखो क्या एंट्री हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करोगे 9,500 रुपए से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करोगे 500 रुपए से, और नवीन अकाउंट को क्रेडिट करोगे 10,000 से। यहाँ पर हम चेक इन हैंड ही लेंगे क्योंकि इस चेक से रिलेटेड आगे क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दी गई है जिसको आपको पोस्ट करना है। यहाँ पर चेक इन हैंड आ रहा है, बैंक में कोई एंट्री नहीं आ रही है और कैश में भी कुछ एंट्री नहीं आ रही है, तो हम इसकी एंट्री अपनी अभी कैश बुक में नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू मुरलीधरन ऑन क्रेडिट ₹6,000। अब आपने कुछ सामान बेचा है मुरलीधर को उधार पर 6,000 रुपए का। सामान बेच रहे हो, उधार पर बेच रहे हो, मतलब पेमेंट नहीं आई है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी मुरलीधर अकाउंट डेबिट 6,000 टू सेल्स अकाउंट 6,000। अब यहाँ पर देखो क्या आपका बैंक या कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। जब तक हमारा बैंक या कैश किसी भी एंट्री में डेबिट या क्रेडिट नहीं होता, हम उसकी अपनी कैश बुक में पोस्टिंग नहीं करते। इस एंट्री में नहीं हो रहा इसलिए हम अपनी कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम नवीन एंडोर्स टू प्रवीण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹9,800। अब आपको याद होगा कि आपको एक चेक मिला था नवीन से 9,500 रुपए का, जिसे आपने जमा नहीं किया बैंक में। आपने उस बैंक को डायरेक्टली आपने उस चेक को डायरेक्टली प्रवीण को दे दिया, जिसे आपको पेमेंट करनी थी 9,800 रुपए की, और आपने 9,500 रुपए का चेक देकर के उसका अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब बैलेंस क्लियर कर दिया है। एंट्री हो जाएगी आपकी प्रवीण अकाउंट डेबिट 9,800 रुपए टू चेक इन हैंड, क्योंकि आप उसको वो चेक दे रहे हो तो हम टू चेक इन हैंड लिखेंगे 9,500 रुपए, और आपने 9,800 की जगह 9,500 दिए, मतलब 300 रुपए का आपको फायदा हो गया, डिस्काउंट मिला है, जिसे आप लिखोगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300 रुपए। यहाँ पर भी इस एंट्री में आपका
बैंक या कैश कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, डेबिट नहीं हो रहा, ना ही क्रेडिट हो रहा है, कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ है, इसलिए हम इसकी एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम रुपीज 12,800 अलाउड हिम डिस्काउंट रुपीज 200। अब यहाँ पर आपको राम से एक चेक मिला है 12,800 रुपए का और आप उसको डिस्काउंट भी दे रहे हो 200 रुपए का। तो यहाँ पर हम चेक इन हैंड ही लेंगे इसको भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन दी गई है जिसकी हमें पोस्टिंग करनी है। अदरवाइज आप इसकी दूसरी एजम्पशन भी ले सकते हो कि ये चेक हमने बैंक में जमा कर दिया है, इन केस आगे इसकी इससे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन ना दी हुई हो तब। और आप एंड में उसका नोट लिखोगे कि आप ये एज्यूम करके चल रहे हो कि आपने ये चेक बैंक में जमा कर दिया है। हम यहाँ पर ये एजम्पशन नहीं लेंगे, हम इसको चेक इन हैंड ही मानेंगे। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करोगे 12,800 रुपए से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करोगे 200 रुपए से, क्योंकि आपने उसको 200 रुपए का डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब क्या है? आपको उससे 13,000 रुपए लेने थे, उसमें से 12,800 मिले, तो टू राम अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 13,000 रुपए से। इस एंट्री में भी आपका कैश या बैंक नहीं आ रहा है, हम इसलिए इसकी एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग राम्स चेक रुपीज 15,000। अब आपको जो चेक मिला था राम से 12,800 रुपए का, वो आप बैंक में जमा कर रहे हो। 15,000 रुपए जो जमा कर रहे हो बैंक में, उसमें वो इंक्लूडेड है। मतलब कि 12,800 का चेक जमा कर रहे हो और बैलेंस 2,200 रुपए आप कैश में बैंक में जमा कर रहे हो। तो एंट्री क्या बनाओगे आप? इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए, टू चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट करोगे 12,800 से, टू कैश अकाउंट 2,200 रुपए। यहाँ पर आपके बैंक में दो तरह से डेबिट हो रहा है, दो तरह से जमा हो रहा है पैसा। एक तो चेक जा रहा है, उसकी आप डायरेक्टली पोस्टिंग कर दो इस तरह से, टू चेक इन हैंड अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में और बैंक के कॉलम में लिखोगे 12,800 रुपए। लेकिन जो 2,200 रुपए से रिलेटेड एंट्री है वो आपकी हो जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि अगर आप सिर्फ उसी पार्ट को देखते हो तो देखो बैंक और कैश ही दोनों डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं, जो से हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो यहाँ पर पहले बैंक डेबिट हो रहा है, उसके लिए एंट्री करोगे आप, टू कैश अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में और बैंक के कॉलम में लिखोगे आप 2,200 रुपए। कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए एलएफ के कॉलम में लिखोगे सी। अब लिखो इसका क्रेडिट पार्ट, मतलब कि जो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके लिए भी आपको पोस्टिंग करनी है। तो यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, क्योंकि कैश के साथ जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो है बैंक, और कैश के कॉलम में लिखोगे 2,200 रुपए, क्योंकि कैश आपने 2,200 रुपए का बैंक में जमा किया है। और एलएफ के कॉलम में लिखोगे सी, सी का मतलब है कॉन्ट्रा। नेक्स्ट है चेक फ्रॉम राम रिटर्न डिसऑनर्ड फ्रॉम बैंक डेबिट्स और अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ चार्जेस ऑन दिस चेक रुपीज 20 डिस्काउंट नॉट विथड्रॉन। अब यहाँ पर जो आपने चेक राम का जमा कर दिया था बैंक में, वो क्लियर नहीं हुआ है, बैंक से कैंसिल हो गया है, डिसऑनर हो गया, पास नहीं हुआ है, तो वापस से वो बैलेंस आपका स्टैंड कर रहा है। और ऐसा करने पर बैंक ने आपसे 20 रुपए उसके चार्जेस भी चार्ज किए हैं। इसमें एक चीज और दी हुई है कि आपने जो उसको डिस्काउंट दिया है 200 रुपए का, वो आप उससे विड्रॉ नहीं कर रहे हो, एज इट इज उसकी एंट्री रहेगी। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर डिसऑनर होता है और आपने पहले उस क्लाइंट को डिस्काउंट दिया होता है, तो हम उस डिस्काउंट की एंट्री को भी रिवर्स करते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको डिस्काउंट को एज इट इज रहने देना है, विड्रॉ नहीं करना, तो आप उसको रिवर्स नहीं करोगे। आपकी एंट्री क्या बनेगी देखो, राम अकाउंट डेबिट करोगे 12,800 रुपए से। क्यों? क्योंकि राम का अकाउंट ही आपने क्लियर किया था, जिससे आपको पैसा लेना था, आप सोच रहे थे मिल गया है, लेकिन वो मिला नहीं है, इसलिए आपको उसका अकाउंट दोबारा से डेबिट करना पड़ेगा। इस पर बैंक ने चार्जेस लगाए हैं, इसलिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा 20 रुपए से। और बैंक से ये पैसा जमा नहीं हुआ है और जो चार्जेस है वो भी बैंक ने हमारे अकाउंट से काट लिए हैं, इसलिए टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे 12,820 रुपए से। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका जो है क्रेडिट हो रहा है दो अकाउंट की वजह से, जिसकी आप अलग अलग एंट्री करोगे। पहले लिखोगे बाय राम अकाउंट और बैंक के कॉलम में लिखोगे 12,800 रुपए,
उसके बाद लिखोगे दोबारा से बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, फिर बैंक के कॉलम में लिखोगे 20 रुपए। एक ही बार में 12,820 नहीं लिखोगे, आप जिस अकाउंट से रिलेटेड जो अमाउंट है उसी तरीके से ही उसको पोस्ट करोगे। नेक्स्ट है रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम राम। अब जो राम का चेक आपका डिसऑनर हो गया था, आपने रिवर्स की एंट्री भी डाल दी थी, तो राम ने क्या किया, आपको कैश में ही पेमेंट दे दी है 12,800 की, प्लस जो उसकी वजह से आपको 20 रुपए बैंक के चार्जेस लगे थे वो भी उसने आपको पे कर दिए हैं कैश में। तो एंट्री हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट करोगे 12,820 रुपए से, टू राम अकाउंट करोगे 12,820 रुपए से। यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए आप डेबिट साइड पर लिखोगे, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसके साथ, वो है राम, तो इसलिए पर्टिकुलर से लिखोगे टू राम अकाउंट, कैश के कॉलम में लिखोगे 12,820 रुपए। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इशू अ बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹5,000 इन फेवर ऑफ श्याम, बैंक चार्ज ₹40 फॉर इशूइंग द ड्राफ्ट। अब आपने बैंक से एक ड्राफ्ट बनवाया है 5,000 रुपए का श्याम की फेवर में। यहाँ पर जो ड्राफ्ट बना है उसके 40 रुपए के चार्जेस भी लगे हैं बैंक के। तो जो ड्राफ्ट और चेक होता है सेम ही होता है, जैसा कि मैंने अपने पहले ही वीडियोस में भी आपको बताया है। फर्क ये है कि ड्राफ्ट आपका कैंसिल नहीं हो सकता, डिसऑनर नहीं होगा, वो आपका शॉर्ट जमा हो जाएगा बैंक में। यहाँ पर आपने शाम को दिया है, बैंक से पेमेंट हो रही है, एंट्री हो जाएगी आपकी शाम अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए। बैंक ने चार्जेस लिए इसलिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट करोगे 40 रुपए, टू बैंक अकाउंट 5,040 रुपए। यहाँ पर बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर पोस्ट करोगे, पहले लिखोगे बाय श्याम अकाउंट, फिर बैंक के कॉलम में लिखोगे 5,000 रुपए जो कि ड्राफ्ट बनवाया आपने बैंक से, और उसके बाद बाय बैंक चार्जेस लिखोगे और 40 रुपीज लिखोगे बैंक के कॉलम में। नेक्स्ट है मुरलीधर सेटल्ड हिज अकाउंट बाय मीन्स ऑफ चेक for rupees 6,200, including rupees 200 as the interest charged from him, lost the check into bank। तो यहाँ पर जो आपको मुरलीधर से 6,000 रुपए मिल रहे थे, आपने उसको उधार में सेल की थी 6,000 रुपए की, उसकी जगह पर आपको कितने मिल रहे हैं, 6,200 रुपए। मतलब कि वो 200 रुपए आपको एज ए इंटरेस्ट भी दे रहा है, और वो जो चेक मिला है आपने उसको जमा भी कर दिया है बैंक में। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 6,200, क्योंकि इतने का चेक अमाउंट है जिससे आप जमा कर रहे हो, टू मुरलीधर अकाउंट करोगे 6,000, और टू इंटरेस्ट अकाउंट करोगे 200 से, क्योंकि 200 रुपए तो आपको एज ए ब्याज मिल रहा है जो कि आपकी इनकम है। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दो अकाउंट आपके उसकी वजह से क्रेडिट हुए हैं, तो उन दोनों को ही आप लिखोगे। किस तरह से लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे टू मुरलीधर अकाउंट, और बैंक के कॉलम में लिखोगे 6,000 रुपए, क्योंकि इतने ही अमाउंट से मुरलीधर का अकाउंट क्रेडिट हुआ है बैंक के साथ। दूसरा जो है वो है टू इंटरेस्ट अकाउंट, वो लिखोगे और फिर लिखोगे बैंक के कॉलम में 200 रुपए। नेक्स्ट है पेड ₹5,000 बाय चेक फॉर कैश परचेज। अब आपने कुछ सामान खरीदा 5,000 रुपए का, जिसकी आपने पेमेंट करी है चेक से 5,000 रुपए की। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपए। यहाँ पर बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पेमेंट साइड पर आ जाओ, और बाय परचेजेस अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और बैंक के कॉलम में लिखोगे 5,000 रुपए। Next is Sudhir, who owed us ₹8,000, became bankrupt and paid us 50 पैसा पर रुपी। यहाँ पर आपको सुधीर से कुछ पैसे लेने थे 8,000 रुपए, और वो इंस्टॉलमेंट हो गया, मतलब उससे पैसे नहीं मिल सकते, उसका बिजनेस ठप हो गया है। आपको जो मिल रहा है वो 50% मिल रहा है। 50 पैसे इन रुपी का मतलब है 50%, आधा पैसा आपको मिल रहा है। तो कितना मिलेगा, 4,000 रुपए मिल रहा है। तो आप क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट 4,000, और जो बाकी का 4,000 है वो आपका नुकसान हो गया है जिसे आप बुक करोगे बेड डेट्स में। तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट करोगे 4,000 से, तो सुधीर अकाउंट जिसका अकाउंट आप क्लियर कर रहे हो, बंद कर रहे हो, उसके अकाउंट में आप लिखोगे 8,000 रुपए। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पर आ जाओ, और
क्या लिखोगे? टू सुधीर अकाउंट लिखोगे, क्योंकि कैश के साथ जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो है सुधीर का। तो टू सुधीर अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, कैश के कॉलम में लिखोगे 4,000 रुपए। नेक्स्ट है पेड सैलरी टू मोहनलाल ₹3,000। अब आपने मोहनलाल को सैलरी की पेमेंट की है 3,000 रुपए की। तो यहाँ पर सैलरी की पेमेंट कर रहे हो, कुछ लिखा नहीं है चेक या कुछ भी, तो हम यही मानेंगे कि आपने उसको कैश में पेमेंट की है। मोहनलाल नाम से कोई लेना देना नहीं है, आप तो सिर्फ खर्चा दे रहे हो, एम्प्लॉय की सैलरी दे रहे हो, इसलिए उस खर्चे के नाम से आप इसको बुक करोगे। मतलब कि सैलरी अकाउंट डेबिट करोगे 3,000 रुपए, टू कैश अकाउंट 3,000 रुपए। मोहनलाल अकाउंट डेबिट नहीं करोगे आप, सैलरी अकाउंट को डेबिट करोगे। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पर, पेमेंट साइड पर आ जाओ। बाय सैलरी अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में और कैश के कॉलम में लिखोगे 3,000 रुपए। नेक्स्ट है बैंक ₹20,000। अब यहाँ पर 20,000 रुपए आपने बैंक में जमा किए हैं, जिसकी एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। इसका मतलब है ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, जिसमें बैंक और कैश दोनों ही आ रहे हैं, एक डेबिट हो रहा है और दूसरा क्रेडिट हो रहा है। इसकी कंप्लीट पोस्टिंग हम अपनी कैश बुक में कर देंगे। तो डेबिट साइड के लिए लिखो आप, बैंक डेबिट हो रहा है उसके लिए टू कैश अकाउंट, और बैंक के कॉलम में लिखोगे 20,000 रुपए, एलएफ के कॉलम में लिखोगे सी मतलब कॉन्ट्रा। अब लिखो क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट पार्ट के लिए जो कि है कैश अकाउंट, उसके लिए लिखोगे आप पर्टिकुलर्स में बाय बैंक अकाउंट, और कैश के कॉलम में लिखोगे 20,000 रुपए, एलएफ के कॉलम में लिखोगे कॉन्ट्रा मतलब सी। यहाँ पर ये सारी एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब है बारी सारे कॉलम्स की टोटल करने की, मतलब कि कैश के कॉलम का टोटल करोगे, डेबिट और क्रेडिट साइड का। टोटल किया हमने डेबिट साइड का तो 31,620 आ रहा है, जिसमें से आप माइनस करोगे क्रेडिट साइड का टोटल जो कि है 25,200 रुपए। माइनस करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है वो है 6,420 रुपए, जो कि क्लोजिंग बैलेंस है। ये है आपका डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस को आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पर लिखोगे। क्यों? क्योंकि डेबिट कॉलम का टोटल ज्यादा है क्रेडिट के कॉलम से। हमें दोनों कॉलम का टोटल इक्वल करना है, बराबर करना है, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए लिखोगे आप बाय बैलेंस सीडी। कैश का है इसलिए कैश के कॉलम में लिखोगे 6,420 रुपए। और एंड में आप दोनों ही कॉलम्स में टोटल लिखोगे 31,620, 31,620। अब है बारी बैंक के कॉलम के टोटल की। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 46,150 रुपए, जिसमें से माइनस करोगे क्रेडिट साइड का टोटल जो कि आपका पेमेंट साइड का टोटल है और रिसीट साइड से ज्यादा है, वो है 55,560 रुपए। मतलब कि आपने जो पेमेंट की है बैंक से वो ज्यादा की है रिसीट से। 9,410 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है ये बैंक का, जिसे हम क्या कहेंगे? बैंक ओवर ड्राफ्ट, जिसे आप लिखोगे अपने डेबिट साइड पर कैश बुक की, और लिखोगे टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस है, और बैंक के कॉलम में लिखोगे 9,410 रुपए। एंड में दोनों साइड पर टोटल लिखोगे 55,560 रुपए। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया है, समझ में आ गया है कैश बुक का कॉन्सेप्ट आपको। यहाँ पर ये लेसन मैं एंड करती हूँ। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आप जाने से पहले लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशंस आए आपके पास वीडियो डलते ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।